एक जिंदगी अगर अरण्य जैसी हो तो उसमें दाखिल होने की कितनी ही पगडंडियां हो सकती हैं। एक नौजवान है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान का वो इम्तिहान जो उसके पिता की नज़र में पायदान पर दूसरे नंबर पर था, क्योंकि पहले नंबर पर तो फौज थी। और वहीं पर एक दूसरा लड़का पूछता है, हल्दी घाटी से हो क्या, ताल्लुक क्या है तुम्हारा। पर ये लड़कपन के किस्से हैं जो अक्सर बीत जाते हैं कहकहों के दौरान। पर सबको एक किस्म की ज़रूरी जल्दबाजी होती है अपने हिस्से का निशान छोड़ने की। और ब्यूरोक्रेट्स, उनके हिस्से क्या आता है? उनके हिस्से आती है एक नीली बत्ती जो गुजरे ज़माने की बात हो गई। उनके हिस्से आते हैं जिन ज़िलों में वो ज़िलाधीश के तौर पर रहे, वहाँ की किंवदंतियाँ और किस्से। फलाने साहब आए थे और ये करके गए थे और ढिकाने साहब ये नहीं कर पाए थे। और उसके बाद वो लगभग गुम से हो जाते हैं पब्लिक स्मृति में, क्योंकि उनके हिस्से सचिवालय आते हैं, फाइलें आती हैं, उनकी नोटिंग्स आती हैं। हम कभी कभार उनको देखते हैं जो अन्य की श्रेणी में बहुत सारे नाम प्रेस विज्ञप्ति में लिख दिए जाते हैं तब, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मंत्री आता है संविधान की शपथ खाए हुए, योजनाओं का ऐलान करता है, उनके मुस्कुराते खद्दरधारी चेहरे नज़र आते हैं। नहीं नज़र आती हैं तो वो बिल जो सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। पर कितना आसान है ना इन नेताओं को, इन अधिकारियों को कोसना। पर 1947 में हमारे हिस्से जो वतन आया था वो ऐसा ही था क्या जो 2023 में नज़र आ रहा है? तो बहुत कुछ बदला है। उम्मीद एक जिंदा शब्द है। ये नई तरतीबी नए पैरहन पा रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम लोग हैं जो सिस्टम के भीतर रहकर बहुत जोश के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में लिखी गई किताब वाला के केंद्र में है। किताब जिसका नाम है द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गजेंद्र हल्दिया। गजेंद्र हल्दिया साहब 1973 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, राजस्थान काडर के। लेकिन ये इनके परिचय का बड़ा शुरुआती वाक्य है। गजेंद्र हल्दिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पीपीपी मॉडल की बारीकियां सिखाई, समझाई। ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी ही सरकार से लड़ गए कॉपीराइट को लेकर। ये वो व्यक्ति हैं जो प्रो बोनो काम करने पर अड़े हुए थे, फिर 1 रुपए की तनख्वाह पर काम किया उत्तरार्ध में अपने करियर के, और वो सारे के सारे चेक स्मृति चिन्ह की तरह सजा कर रखे। ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी सारी अतिरिक्त कमाई पीएम केयर फंड में दिया करते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोग अवरोधक की तरह मानते थे। हल्दिया आएगा, कोई नुक्स निकालेगा, काम अटक जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति थे जिन्हें उनकी आपत्तियों और फिर समाधान की तरफ चलने की फितरत में एक उम्मीद नज़र आती थी। कितने ही लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि सोली सोराबजी जैसा कानूनविद उनकी तारीफ में मंत्री को खत लिखे। कितने ही व्यक्ति हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरी वजह से, मेरे छोटे से योगदान की वजह से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जनता का हज़ारों करोड़ रुपए बचा। ये गजेंद्र हल्दिया की कहानी है, जिनकी पार्थिव शरीर अब हमारे बीच नहीं है। कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आदमी हमेशा अपनी देह से याद रखा जाए तो फिर तो तमाम गिनतियों को शक्ल और इतिहास में अपने हिस्से की दर्जी मिल जाए। गजेंद्र हल्दिया को उनके सहकर्मियों ने, उनके परिवार ने, उनके साथ काम करने वालों ने याद किया है। कई निबंध की शक्ल में ये किताब सामने आई है, जिसको एडिट किया है मैनेजमेंट के विख्यात गुरु प्रोफेसर मॉरिस ने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोफेसर मॉरिस लंबे समय तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में रहे और इस समय गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हैं। गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विद्वतापूर्ण अधिकार रखते हैं। हमारे साथ पृथ्वी हल्दिया साहब हैं। डेटा प्राइम के नाम से ये हिंदुस्तान की सबसे ऑथेंटिक और सबसे महंगी सर्विस एजेंसी चलाते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन के पहले की बातचीत में कहें, इबादत के नाम से एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन चलवाते हैं। हिंदुस्तानी ज़बान के रखरखाव के लिए जो कोशिशें गैर सरकारी तौर पर हो रही हैं, उसमें इनका अहम योगदान है। और सबसे अहम योगदान ये है कि ये सब लोगों को एक मंच पर लेकर आए और गजेंद्र हल्दिया जो इनके बड़े भाई थे, उनके ऊपर इस किताब को तैयार किया। मेरा गजेंद्र हल्दिया से परिचय कैसा हुआ ये भी बता दूं, क्योंकि अमूमन जो ब्यूरोक्रेट्स किताबें लिखते हैं वो उनकी मैं शैली के शगल का विस्तार होते हैं कि मैंने ये किया, आई डिड दिस, आई डिड दैट। कई बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं क्योंकि उसी मैं के बहाने हमें बहुत सारे हम के बारे में पता चलता है। पर कई बार लगता है कि ये ब्यौरे बहुत ज़्यादा इस शब्द स्फीति से भरे हुए थे। पर सबके हिस्से में ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ हैं अशोक लवासा, हिंदुस्तान के चर्चित आईएएस ऑफिसर रहे हैं और फिलहाल एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट को संभाल रहे हैं।
जिसमें पीपीपी का भी इन्वॉल्वमेंट है और इन्होंने गजेंद्र हल्दिया के अंडर में ये सारी ट्रेनिंग पाई है, तो उन्होंने साथ में सर्व किया है सीनियर और जूनियर ऑफिसर के तौर पर। और अशोक लवासा जी ने ही मुझे गजेंद्र हल्दिया नाम की शख्सियत, नाम के फिनोमेना से परिचय करवाया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है किताब वाला में। ये तो काफ़ी गंभीर और लंबा इंट्रोडक्शन हो गया भाई साहब। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। आपने बड़े भाई को बहुत प्रेम से याद किया, तो इससे पहले कि मैं ब्यूरोक्रेट गजेंद्र हल्दिया की ज़िंदगी में दाखिल हूँ और जो बहुत सारे सवाल हैं, हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट, वो कंटेनर वाली पूरी कहानी, शिपयार्ड वाली कहानी, और प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया गया बतौर डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कि साहब मधेपुरा के लिए पूरा एग्रीमेंट होना है, उन सब पे जाऊंगा। सड़क कैसे बननी है और एनरॉन को कैसे नकेल कसनी है। घर पे कैसे थे, क्योंकि ये सारे लोग जो बुक लॉन्च में बोल रहे थे ऐसे लग रहा था कि एक ऐसा खुर्राट बूढ़ा है जो मुस्कुराता बहुत कम है, बड़ा सख्त किस्म का है। वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने में जो आदर्श लेकिन बहुत डिसिप्लिन रखने वाले प्रिंसिपल साहब नहीं हुआ करते थे, मोटे चश्मे वाले, वैसी छवि बना दी इन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, नजीब जंग साहब को छोड़कर। उन्होंने तो फिर भी कुछ किस्से सुना दिए कि कपिला गाएगा। आप बताइए। देखिए, हम एक जागीरदार फैमिली से हैं। तो हम जब पैदा हुए तब से हमको ये सिखाया गया, बताया गया कि अगला जागीरदार तो बड़ा बेटा होगा, हम छोटे भैया होंगे, और छोटे भैया हमेशा बड़े भाई के उसमें उसकी छत्र छाया में बड़े होते हैं। गज साहब के आसपास रहेंगे। तो गज साहब हमारे लिए एक पिता समान भाई थे। पिताजी जिंदा थे पर हमने भाई साहब को हमेशा उन्हीं नज़रों से देखा। उनकी आदतें भी वैसी थी, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना। पर जो एक चीज़ जो हमारे फादर और हमारी दादी जो हैं उनके ऊपर ख़ास उनका असर रहा, वो ये रहा कि यू लिव ओनली वंस, योलो, अकेले एक बार जीते हो, कुछ करके ऐसा जाओ कि जो आपने बात कही कि सीख तो चला जाता है, याद रहे आदमी। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें हमको ड्रिल करके सिखाई जाती थी। और ये सब बातें आज काम में आ रही हैं। हमको लोग कई पागल समझते हैं, भाई साहब को तो बहुत बड़ा पागल समझते थे क्योंकि वो तो हमसे और 2 दर्जा ऊपर थे इन चीज़ों में। हमने कभी उनसे IAS ऑफिसर रहे इतने साल तक, हमारी ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कहें कि हमारा ट्रेन का टिकट करवा दो, रिजर्वेशन लिस्ट में है। वो इतना भी DRM कोटा नहीं लगवाते थे आप? नहीं, कोई DRM कोटा नहीं, कोई किसी तरह का कोई किसी सरकार के किसी आदमी को आप कह दो कि भाई हमारा ये काम हो जाए। आपको वो मौके नहीं मिले, जानता नहीं मेरा भाई कौन है? कई लोगों ने तो उनके जाने के बाद या जब वो थे भी तो अच्छा तो यू आर द ब्रदर ऑफ गजेंद्र हल्दिया, आपने बताया नहीं। मैंने कहा साहब हमारे ये उसूल था शुरू से कि आई विल नेवर टेक इट। जब मैं CB चेयरमैन से पहली बार मिलने गया तो मैंने उनको ये नहीं कहा मैं गजेंद्र हल्दिया का छोटा भाई हूँ। आई वेंट एज पृथ्वी हल्दिया, प्राइम डेटाबेस। बाद में 2-3 मीटिंग के बाद, अरे तुम तो गजेंद्र के छोटे भाई हो यार, बताया नहीं तुमने। तो एक जो उनका रौब था, उनकी जो अकल, उनका दिमाग, क्या स्पीचेस, क्या डिबेट्स। और वी वेंट टू एन आर्मी स्कूल, एवरी ईयर वी वुड विन द बेस्ट प्राइज फॉर डिबेट, ही वुड विन द कप। अजमेर गए थे? अजमेर, किंग जॉर्जेस मिलिट्री स्कूल। क्योंकि फादर ने कहा जागीरदारी जा रही है, पढ़ाना है। जागीरदारी के बाद बेस्ट और मोस्ट जितना आप अपना हेड हाई रख सकते हैं वो है फ़ौज। तो उनका बच्चों जाओ तुम, अजमेर भेज दिया हमको हॉस्टल के अंदर। माता जी ने बहुत मना किया कि कहाँ बच्चों को आर्मी में भेज रहे हो। पर फादर की तो वो भी एक राजा थे, कौन कि कोई जवाब में कुछ कह नहीं सकता था उनको। आई नेवर आंसर्ड बैक टू माई ब्रदर ऑल माई लाइफ एवर। मतलब 70 साल तक मैंने कभी उनको जवाब नहीं दे की हिम्मत नहीं करी। आपकी उम्र 70 साल है? मैं 72 का हो गया हूँ। तो शुक्रिया। तो उनके साथ। अच्छा ये बताइए, सही बात होगी, देखिए है ना, भाई साहब आपके तमाम ज़िंदगी सही बोलते रहे, अड़े रहे, है ना। तो NDA से फिर क्यों लौट आए थे? ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ, जो आपने किताब में नहीं लिखी, छिपा ले गए हैं। NDA में उनका तो सिलेक्शन हो गया किंग जॉर्ज स्कूल से। अगले साल मेरा नंबर आने वाला था। तो जब वो NDA पहुंच गए तो उन्होंने अपनी दादी को एक 12 पेज की चिट्ठी लिखी, 11 पेज की चिट्ठी, ये बताते हुए कि दादी, बा बोलते थे उनको, बा ये ज़िंदगी मेरे बस की नहीं है, मैं आर्मी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ।
4 बजे उठ के परेड करना, पीटी करना, ये करना, वो करना, और पिटाई खाना, क्योंकि वहाँ पे रैगिंग भी होती थी। फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ही वॉज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ। तो उन्होंने वो चिट्ठी लिखी, तो हमारी दादी जी ने उसी समय पापा को समन किया कि तू गजी को लेके आ पूना से वापस। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले बस नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो, पूना जाओ और उसको लेके आओ। फादर भी जवाब नहीं देते थे अपनी माँ को, पूछ भी नहीं सकते थे क्यों। चले गए पूना। एंड गज्जी बना ये जानते थे कि सीधे आला कमान से बात करो, बस। बीच के चक्कर में मत पड़ो। पापा ने तो भेजा है फौज में, पापा को कैसे लिखेंगे ये बात? तो बा को लिखा तो बा ने उनको भेज दिया। ये मालूम नहीं था पापा को कि अब जब एनडीए से छुड़ाएंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। एनडीए फ्री होता था, पर अगर आप मिड टर्म छोड़ दोगे तो कपड़ों के, खाने के, रहने के सबके पेनल्टी लगती थी। उनको लेके आ गए। उस दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिवाली मनी, हमारी माताजी ने मनाई कि अब तो पृथ्वी फौज में नहीं जाएगा। एक वापस आ गया, दूसरे की लाइन कट गई है। वो चाहती नहीं थी कि मैं फौज में जाऊँ। हर पेट और आप जितनी खुशी से बता रहे हैं, आप भी नहीं चाहते थे ऐसा लग मैं रहा तो है। बिल्कुल ही नहीं, और मैं सरकारी नौकरी भी नहीं चाहता था। फिर पिताजी ने कहा चलो आर्मी में नहीं, अब तुम आईएएस में जाओगे। तो हमने सब वो एक सब्जेक्ट लिया, आईएएस की तैयारी। भाई साहब तो आ गए, अब मेरा नंबर आने वाला था आईएएस में अपेयर होने का। अब मैं तरीके ढूंढ रहा हूँ, कैसे कह तो सकते नहीं पिताजी को कि आईएएस में नहीं जाना है। एक दिन अखबार में एक ऐड देख लिया छोटा सा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अलॉन्ग विद MIT इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर MBA कोर्स। नाम ही नहीं सुना था MBA क्या होता है। और राशन पत्रिका का ऐड वो लेके हमने थोड़ी तहकीकात की, यार मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन नई सब्जेक्ट है, इस पर रिसर्च करके हम एक दिन पापा के पास पहुँच गए। पापा मैं आईएएस से पहले ये ज़रा ट्राई करूँ MBA। क्या होता है MBA? MIT का है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, कितने बजे एडमिट करते हैं वहाँ पे? मैंने कहा 20 बच्चे लेते हैं खाली। तो फादर ने सोचा इसका कहाँ नंबर आने वाला है, 20 इतने बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर, जा एग्ज़ाम दे के आ जा। हम पिलानी गए, एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हो गए और ज़िंदगी बदल गई। और खुशी ये हुई कि हमको सरकारी नौकरी में नहीं जाना पड़ा। एंड देन तो वो भाई साहब भी खुश थे कि आईएएस में एक ही घर का गया है। और फिर छोटा भाई तो वो उसको फौज का उसका प्रेशर था ही नहीं, वो थोड़ा बदमाश टाइप, खिलाड़ी टाइप, क्रिकेट खेलने का ये वो। तो उसने तो दूसरी कक्षा में अपनी कॉपी पे लिख देता डॉक्टर दौलत हल्दिया, और वो डॉक्टर बना और बहुत बड़ा डॉक्टर बना। अमेरिका चला गया फिर और 30-35 साल वहाँ प्रैक्टिस करी। तो एक चीज़ जो हमारी 2 बहनें भी हैं, एक चीज़ जो बहुत ही जिसके लिए हम पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को इतना धन्यवाद दे सकते हैं, वो ये है कि हमको हमेशा सही दिशा दिखाई और जो काम करने की हमने ठानी उसके अंदर फिर सपोर्ट किया। जैसे मैंने उनको कहा मैं नौकरी छोड़ के प्राइम डेटाबेस चालू कर रहा हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। बोले यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, चल भगवती तेरे साथ है। तो वो सपोर्ट मिल गया आपका। मेरे फादर इन लॉ को जब मैंने बताया तो वो आगरा से दिल्ली आ गए। अरे बाबू साहब क्या कर रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो? क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे, तनख्वाह कहाँ जाएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, खुद का काम करना चालू कर दिया। तो उनको समझाया कि साहब 1 साल का टाइम दे दो मेरे को, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर नौकरी कर लूँगा, नौकरी तो मिल जाएगी। तो और भाई साहब का जो सपोर्ट रहा सारे दौरान में, 30-35 साल तो हम दिल्ली में साथ रहे। हम लोग भाई साहब की कहानी पे लौटेंगे। 12 पन्ने की चिट्ठी लिख के ड्राफ्टिंग के उस्ताद एनडीए से निकल आए। एनके सिंह साहब बता रहे थे जब किताब का विमोचन हुआ कि किस तरीके से इधर फ़ोन उधर फ़ोन करके और उनको राजस्थान काडर से यहाँ लाया गया, जब उनकी पत्नी वहाँ पर बीकानेर में डिविजनल कमिश्नर थी और वो वहाँ पे और डेवलपमेंटल वर्क देख रहे थे। आपकी पहली मुलाकात कब हुई? आपसे 10 साल से आप बैच ऑफ मेरे से 7 साल सीनियर से बैच ऑफ 80 लेकिन बैच ऑफ 73। 73। तो मैं जब 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आया, हरियाणा काडर से सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या होता है, कौन है वहाँ, कुछ नहीं। और मुझे कहा कि आप डायरेक्टर हैं एंड यू विल रिपोर्ट टू मिस्टर गजेंद्र। आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बैकग्राउंड ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हरियाणा का। तो अब एक उर्दू का शेर है, गो जरा सी बात से बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। इसको मैं शोहरत कहूँ या तेरी रुसवाई कहूँ, उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए। क्या बात।
तो हल्दिया साहब के अफसाने बड़े चर्चित थे सब। क्या अफसाने थे बताइए। और जैसे आपने जाते ही ये सुना कि एक लेडी ऑफिसर ने ज्वाइन किया डीए में, हाँ। उनके नीचे, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट आर्थिक, हाँ, जी। मामलों का जो विभाग है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है। तो उस लेडी ऑफिसर ने जब पहले दिन उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि सर मैंने सुना है कि लेडी ऑफिसर्स 5 बजे घर जा सकती हैं शाम को। तो हल्दिया साहब ने कहा कि लुक हियर, आइदर यू कैन बी ए लेडी और यू कैन बी एन ऑफिसर। तो इस किस्म की, और जो पृथ्वी जी ने बताया कि वो आर्मी से एनडीए से इसलिए आ गए कि वो आर्मी का अनुशासन वगैरह, तो खैर ये बात तो मेरे में भी कॉमन है। मैं भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ बेलगाम में, और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था आर्मी में जाने का। और एक वजह ये थी कि मुझे लगा कि पूरी ज़िंदगी सलूट करते रहेंगे लोगों को ना। एनीवे, मुझे नहीं पता था कि वो बेलगाम मतलब अजमेर मिलिट्री स्कूल से हैं, लेकिन वो खुद इतने अनुशासित थे और दूसरों को भी वो अनुशासित रखते थे। तो इस किस्म की रेपुटेशन, और जो किताब का नाम है द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गजेंद्र हल्दिया। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है टाइटल। तो मतलब इसका किताब का टाइटल ये भी हो सकता था द डिफ़िकल्टी ऑफ डीलिंग विद गजेंद्र हल्दिया। जी। तो खैर मैंने उनके तहत ज्वाइन किया। तो मैंने, लोगों ने मुझे कहा कि भैया कोई ऐसा अफसर नहीं है जो खुश है इनसे। क्यों, ऐसा क्यों था? वो इसलिए था कि एक तो वो बहुत ज़्यादा वक्त के पाबंद, और काम में इतना ज़्यादा रिगर था उनका, उनको परफेक्शन, ही ऑलवेज यूज्ड टू सीख कि भाई इम्प्रूव करो चीज़ को। तो अगर आप एक ड्राफ्ट उनके पास लेके गए हैं तो उसमें वो 10 गलतियां निकाल देंगे कि ये ठीक नहीं, दोबारा बनाओ, फिर आप दोबारा बनाओ, फिर तिबारा बनाओ। तो मतलब वो सिलसिला चलता रहता था। उनके लिए ये नहीं था कि इस चीज़ को मैं ख़त्म करके आज भेजूं, उनको ये लगता था कि बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस करूं। और मैंने ये देखा कि वो तो खैर 1997 की शुरू की बात है, मेरा एसोसिएशन उनसे 25 साल रहा, टिल द लास्ट डे आई वॉज इन टच विद हिम। और मैंने ये देखा कि कभी भी उनसे कोई सलाह मशवरा करते थे, वो भी अपनी चीज़ें मुझे भेजते थे देखने के लिए, मैं भी कई बार उनको भेजता था, तो वो फिर उसमें से कुछ निकाल देते थे। एंड एट सम पॉइंट्स आई यूज्ड टू फील कि यार मतलब हद है भाई, कितना कोशिश करें। लेकिन हर बार आप जब कोशिश करो आपको खुद सेटिस्फैक्शन होता था कि यार ये चीज़ पहले से अच्छी है। तो अगर आप में वो लालसा नहीं है और वो परसिवियरेंस नहीं है तो आपको लगेगा कि भैया। पर ऐसे जो आईएएस ऑफिसर हैं वो बहुत अलग थलग नहीं पड़ जाते हैं कि यार ये तो इसको हर चीज़ से दिक्कत है, ये तो क्योंकि सिस्टम तो एडजस्ट होना सिखाता है ना, फॉल इन लाइन और फॉल आउट टाइप से, और ये हर चीज़ में खुड़पेच कर रहे हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। तो आप एडजस्ट करो उनसे, अगर सिस्टम एडजस्ट करना सिखाता है तो आप एडजस्ट करो। लेकिन जैसे आप उनके साथ काम करते थे और उनको समझते थे कि ये इसलिए नहीं हमको बार बार करने के लिए कहते हैं क्योंकि इनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि जब मैंने ज्वाइन किया तो थोड़े दिन बाद एक किसी ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट की मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में। तो सेक्रेटरी साहब ने वो मीटिंग बुलाई थी, तो दोपहर को मीटिंग थी, सुबह उन्होंने मुझे वो कागज़ दिए जो उनके पास आए थे कि ज़रा इसको पढ़ लो। आई वाज डायरेक्टर। वो आपको ये भी बताना होगा दर्शकों को कि ये ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है, जी, क्योंकि किताब में भी ये सीए शब्द जी कई बार आया कंसेशन तो मतलब ये इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान में 1991 से शुरू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचा, मूलभूत ढांचा है उसको बनाने की प्रक्रिया, सड़क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर उसमें और जोर हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए। तो अब ये हुआ कि अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और इतनी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, सरकार के पास तो है नहीं पैसे इतने, तो अगर सरकार ये पूंजी निवेश नहीं कर सकती और प्राइवेट सेक्टर से करवाना है, तो पहले तो हिंदुस्तान में था ही नहीं तरीका कि प्राइवेट सेक्टर अगर रोड बनाता था तो ठेकेदारी के रोड तरह बनाता था। अब ये एक नया सिस्टम सोचा गया कि नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर को कहो कि भाई ये 100 किलोमीटर की सड़क है, ये आप बनाएंगे
और 25 साल तक मेंटेन करेंगे, और आप अपना लागत जो आई है और इसको मेंटेन करने का जो खर्चा है वो बतौर टोल के रिकवर करेंगे। तो यूज़र पे प्रिंसिपल, मतलब जो उपभोक्ता है वो उसका चार्जेस पे करे। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया। लेकिन अब सवाल ये है, ये पीपीपी मॉडल का पहला था या वो बिजली वाला पहला था? नहीं, ये शुरुआत तो रोड सेक्टर से हुई है, और जो पावर सेक्टर में जो आए थे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था। इट वाज नॉट अ कंसेशन एग्रीमेंट जो आपको कॉम्पिटिटिव बेसिस पे डिस्कवर करके अवार्ड किया। जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की, तो उसमें जैसे एनरॉन है जिन्होंने डबोल में इन्वेस्ट किया, बड़ा चर्चित हुआ था 90s में। तो उसमें ये था कि क्योंकि उस वक्त बिजली का उत्पादन पहली बार प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप इन्वेस्ट करिए। ये एक अमेरिका की कंपनी थी एनरॉन। लेकिन बिजली खरीदेगा कौन और उपभोक्ता तक पहुंचाएगा कौन? तो प्राइवेट सेक्टर ने, अब इसमें जैसे आपको पता होगा कि जनरेशन यानी कि बिजली बनाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और कंज्यूमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन 3 हिस्से हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास है, या उन दिनों बिजली बोर्ड हुआ करते थे जी, स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MSEB। जी। तो अब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे और ट्रांसमिशन पे एक तरह की मोनोपोली है, तो जो आदमी बिजली पैदा करेगा वो उस बिजली का क्या करेगा? तो लिहाजा ये हुआ कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उसके साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट, कि भाई ये इतने 25 साल का 30 साल का हमने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपकी बिजली हम खरीदेंगे। तो ये क्लासिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। ये आपका मार्केट हिंदुस्तान का ऐसा है कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं था तब तक। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, बिजली बोर्ड आपकी खरीद लेगा। लेकिन सही मायने में जो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, यानी कि एक तरह का चुनौती देना लोगों को कि भाई आप आइए और बिड करिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोड सेक्टर से ये शुरू हुआ है। अलग अलग कंपनियां कह रही हम बनाएंगे रोड, हम बनाएंगे, हम इतने बना देंगे, हम इतने बना देंगे। तो ये जो बात है, मैं आपको किस्सा बता रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने मीटिंग बुलाई, एक नेल्लोर में बाईपास बनना था। ये बात है 1997 की, और उसके लिए एक कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना था कि अगर ये सड़क प्राइवेट सेक्टर बनाएगा तो किन शर्तों पे बनाएगा और कितने साल तक उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उनके पास होगी, और वो अपने रिकवरी कैसे करेगा। वो एक कंसेशन एग्रीमेंट था। वो उन्होंने मुझे कहा कि ये देख लो, और जब हम जा रहे थे रास्ते में मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि समझ गए? तो मैंने गलती ये की, मैंने कहा हाँ। और जब तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा क्योंकि 5 मिनट में पहुँच गए। जब मैं मीटिंग में बैठा और मैंने इश्यूज़ जो उन्होंने रेज़ किए और उसका डिस्कशन देखा, तो मुझे लगा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आती है बात। और उस 2-2.5 घंटे की मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने कहा कि भाई ये कंसेशन एग्रीमेंट में ना सरकार का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, ना कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। ये तो ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने बना के दिया आपको। तो जैसे उन्होंने एक मसला उसमें उठाया कि बाईपास में आप इस दिशा से आ रहे हैं तो इतना टोल लगेगा और उस दिशा से आ रहे हैं तो अलग किस्म का टोल लगेगा। तो उन्होंने कहा ये बता दीजिए जरा क्या है ये। अच्छा, उनकी हल्दिया साहब की एक खासियत थी, वो किसी चीज़ को है ना आउटराइट कंडेम नहीं करते थे, वो आपसे सवाल पूछते थे, ये आपको जताने के लिए कि यार मुझे समझ में नहीं आया, इधर समझा दो। और धीरे धीरे जब आप उनको समझाने की कोशिश करें तो आपको खुद ये रियलाइज़ होगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको रियलाइज़ होगा कि कितनी एब्सर्ड चीज़ हो रही है। ही वुड हैव मेड हिज पॉइंट। उस मीटिंग में भी यही हुआ। जो उस वक्त सेक्रेटरी थे
उन्होंने कहा कि भाई ये NHAI मिनिस्ट्री DG रोड बताओ ये क्या है. Nobody had a satisfactory answer. So then a group was constituted under his chairmanship के एक मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज ये बनाइए. और उसमें काफ़ी मुझे लगता है साल एक लगा उनको ये करने के लिए. और उस वक्त मैं उनके साथ एसोसिएट था और मैं ये इस चीज़ को अब भी महसूस करता हूँ कि ही हैड द इंटेलेक्चुअल प्रावेस, इतनी शक्ति थी और इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि वो अपनी बनाए हुए जितने भी क्लॉजेस थे एग्रीमेंट के वो सबको देते थे कि देखो, चाहे वकील हो, चाहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंसर्स हो, भाई हो, मिनिस्ट्री हो, सब देखो और बताओ मुझे इसमें क्या कमी. तो ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस और द एबिलिटी टू एक्सपोज योरसेल्फ टू आउटसाइड स्क्रूटिनी, ये आसान नहीं है, सिविल सर्वेंट्स में नहीं होती है एबिलिटी. वेलकम टू द स्क्रूटनी पार्ट. आप बोल रहे थे तो मुझे कुमार मंगलम और यशवंत सिन्हा की बातचीत की मुझे फंसवाएगा, जो नोटिंग वाली है जिसका मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने जिक्र किया है. वेलकम टू दैट. प्रोफेसर मॉरिस, अगर गजेंद्र हल्दिया की इस किताब को और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन सिस्टम में उनकी कंट्रीब्यूशन को समझना है तो सबसे पहले समझना होगा PPP मॉडल क्या है. और सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है. इफ यू कैन प्लीज़ एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स. उदाहरण दे के समझाइएगा साहब ताकि समझ में आ जाए. जब PPP मॉडल में क्या है कि ये जो पब्लिक सर्विस है जैसे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड वेस्ट, सीवरेज, वाटर, ये जो पब्लिक सर्विस है इसको हम कैसे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किया जा सकता है. लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट का ही होगा. लेकिन हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो प्राइवेट सेक्टर का यूज़ होता है जब कंस्ट्रक्शन होता है, कोई सीवरेज सिस्टम बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, रोड्स को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करना है तो उनका पूरा जो शक्ति है वो आता नहीं है. तो इसलिए अगर हम PPP किया जाए तो ये मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सब में जुड़े होते हैं. और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कैपिटल की कमी है, एफिशिएंसी की कमी है, या ऑपरेशनल कॉस्ट सरकार बचना चाहती है? देखो, इसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं. ज़्यादातर जो बताते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, okay? ये तो सिर्फ सिचुएशनल रीज़न हो सकता है, ये गलत नहीं है. लेकिन इसका ज़्यादा कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क टू अ पर्पस, क्योंकि अगर वो ठीक तरह से काम नहीं किया उनका पैसा जाता है. दे आर प्रॉफिट ड्रिवन. तो उनका जो ड्राइवर है स्ट्रॉन्गर है, उनका जो डिज़ाइन कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है. तो अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें लगाया गया तो बहुत सारे एफिशिएंसी आ सकते हैं. और ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है मिडिल और लोअर लेवल पे उनका कैपेबिलिटी बहुत ही कम है. जैसे आप अभी देखो, इंडिया में गवर्नमेंट का ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हाँ, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट को जो करना है वो सीधी तरफ से नहीं करते हैं. जैसे अभी आप US में देखा गया, ज़्यादातर रोड्स EPC में बन गया. जैसे मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन. इसका मतलब ये है कि हम रोड खरीदेंगे, गवर्नमेंट रोड खरीदते हैं और उनको अच्छा रोड मिल जाता है. लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड खरीदता है उसको बहुत बुरा रोड मिल जाता है. इसका कारण क्या है कि जब आप रोड बनाते हैं उसका क्वालिटी एकदम ख़त्म होने के, रोड फिनिश होने के बाद आप नहीं चेक कर सकते. उधर आपका आदमी खड़ा होकर के हर एक चीज़ अच्छी तरफ से किया गया, पहले कॉम्पैक्टिंग, फिर दूसरे लेयर, फिर तीसरे लेयर, सब कुछ अच्छी तरफ से किया गया. उसके बाद वो जो टारमैक लगाया उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि अच्छा रोड है. तो ये जो डिसिप्लिन और कैपेबिलिटी गवर्नमेंट में होना है वो ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है. ओके, तो अभी आप इसको, इस कंस्ट्रक्शन को आप मेंटेनेंस के साथ बंडल कर दिया और उसको पूरा एक PPP पे दे गया, तो प्राइवेट सेक्टर से आप बहुत अच्छा वैल्यू निकाल सकते हैं. क्योंकि
अगर प्राइवेट सेक्टर को लो मेंटेनेंस कॉस्ट होना है तो ये कभी नहीं हो सकता अगर वो रोड खटारा बनाने हैं, क्योंकि उनको चलानी भी है, उनको भी चलाना। तो देयर इज एन ऑटोमेटिक, जिसको आप बोलते हैं इंडोजेनस रिस्क, जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, तो इसके कारण रोड बहुत अच्छी तरह से प्राइवेट सेक्टर बना सकता है, लेकिन इसका ये हो सकता है जब जो गवर्नमेंट पे बैठा है वो अच्छी तरफ से प्रॉपर पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कंसेशन एग्रीमेंट तैयार किया। ओके, तो उनके ऊपर तो ये क्या है कि व्हेन वी से गवर्नमेंट का कैपेबिलिटी लो है लोअर लेवल पे, इसका मतलब है कि हायर लेवल पे उसका कैपेबिलिटी और भी अच्छा होना है। ओके, और वो जो कैपेबिलिटी है, मेरे ख्याल से गजेंद्र हल्दिया एक वन ऑफ द फ्यू पीपल, प्रॉब्ली द ओनली पर्सन जो ये पूरी तरफ से जान सकता है कि ये इतना आसान खेल नहीं है प्राइवेट सेक्टर को बुलाना। ठीक, इस पे बहुत सारे रिस्क है। अगर मैं एज एन ऑफिसर एक गलती किया तो वो उस पे से पैसा भी बना सकता है। इसमें एक बात ऐड करूँ यहाँ पे कि रोड्स और हाईवेज से उन्होंने स्टार्ट किया तो हमको लगा वो तो रोड और हाईवेज के एक्सपर्ट हो गए हैं, पर जब उन्होंने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, साइलोस, मतलब इमेजिन कितनी पढ़ाई, कितनी समझ, कितने डिस्कशन अलग अलग सब्जेक्ट्स पे करके, क्योंकि उनको अब उनकी ओनरशिप है उस डॉक्यूमेंट की। तो एयरपोर्ट का अगर बनाना कंसेशन एग्रीमेंट तो इट हैज़ टू बी एन एयरपोर्ट एग्रीमेंट, उसकी समझ होनी चाहिए आपको एयरपोर्ट की ऑपरेशन की पूरी। तो अक्रॉस 23 डिफरेंट सेक्टर्स विच आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड, हाउ मच ऑफ एफर्ट एंड वर्क ही पुट इन टू अंडरस्टैंड दैट एरिया एंड देन टू राइट दोज एग्रीमेंट्स। वो सारी ड्राफ्टिंग की चीज़ें जो हम लोगों को सरसरी निगाह से बोझिल लग सकती हैं, वो कितनी ज़रूरी होती हैं, इसे आप सिर्फ 2 शब्दों से समझिए, वैलिडली ड्यू। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन सर दिस होल एनरॉन केस, और उसमें वैलिडली ड्यू एंड रेबेका का पूरा मैनरिज्म, तसल्ली से कहानी सुनाइएगा। तो देखिए, जब भारत सरकार ने ये आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई तो सबसे पहला इसका जो सेक्टर था जिसमें इनवाइट किया वो पावर सेक्टर। एक शर्त भी थी आईएमएफ की मेरे ख्याल से, जो एनके सिंह सर बता रहे थे कि आपको जिन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाना ही लाना है उनमें से पावर एक है। उनमें पावर भी एक है, और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिन सेक्टर्स में सरकार की जिम्मेदारी थी वो सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे बिजली का सेक्टर कंट्रोल्ड सेक्टर था, रोड्स गवर्नमेंट बनाती है, तो अब उस सेक्टर में आप बुलाइए। तो उस वक्त सरकार ने ये नीति बनाई कि भाई ऐसे तो हिंदुस्तान में कोई आएगा नहीं, माहौल इतना कंड्यूसिव नहीं है या इतना सूटेबल नहीं है, तो हम बड़े बड़े प्लेयर्स को इनवाइट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि बहुत सरकारें करती हैं। इस सिलसिले में ये एनरॉन जो बहुत बड़ी विशाल पावरफुल कंपनी थी अमेरिका की, वो आई इन्वेस्ट करने, और उन्होंने डभोल नाम की जगह पर ये वशिष्ठी नदी जहाँ पर अरब सागर से मिलती है वहाँ पे महाराष्ट्र में, और ये LNG बेस्ड प्रोजेक्ट था जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो बाहर से आएगा। इजिप्ट से आनी थी, कहाँ से आनी थी? कतार से। कतर से, माफ़ करिएगा जी। तो ये और 2 फेज में प्रोजेक्ट लगा। पहला फेज नेफ्ता से बनना था जब तक कतर वाला बंदोबस्त नहीं हो जाता जी। तो अब उसमें उन्होंने इन्वेस्ट अपना प्रोजेक्ट बना के, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया, और फिर उन्होंने, क्योंकि एनरॉन को ये लगा कि भाई MSEB अगर मुझे पेमेंट करने से कोताही करता है तो कौन मेरी रिस्क को कवर करेगा, इतना अरबों रुपए का निवेश। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप हमको गारंटी करिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी की। तो ये सब एक पहली बार हो रहा था हिंदुस्तान में कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को गारंटी दे रही है। सेठ जी, आप इतना पैसा लगा रहे हो, अगर ये पैसा डूब गया तो हम आपको चुकाएंगे। बहुत आसान भाषा में यूं समझिए। बिल्कुल। अब इससे भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने कहा भारत सरकार को कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट करती, अगर स्टेट गवर्नमेंट ही हमारा पैसा नहीं देती, तो भैया भारत सरकार, आप भाई बाप, आपके तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप हमको काउंटर गारंटी कर। नरसिम्हा राव की सरकार, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। जी जी। तो अब वो जो काउंटर गारंटी देने का सिलसिला था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिम्मे आया, और वो हल्दिया साहब क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर थे। तो अब आप ये देखिए कि जिस सिस्टम को इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था,
वो पहली बार इस तरह की काउंटर गारंटी, तो पहली बार तो हल्दिया साहब कंसेप्चुअली, क्योंकि वो वकील भी थे, वो इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी जाके आ चुके थे, एंड अदरवाइज ही वाज अ ब्रिलियंट मैन। तो उन्होंने इन प्रिंसिपल ये कहा कि व्हाई शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव एनी काउंटर गारंटी। ये आप धंधा करने आए हो हिंदुस्तान में, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, और एश्योर्ड प्रॉफिट के साथ ले रहे और हो। आपको कंट्रोल्ड मार्केट में एमएसईबी ने पावर परचेज कर दिया एग्रीमेंट, अब वो उसमें कोई खामियां थी नहीं थी वो अलग बात है। तो भारत सरकार अपने आप को इस चीज़ में एक्सपोज नहीं करेगी। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं काउंटर गारंटी देनी है, तो उन्होंने उस पॉलिटिक्स भी तो थी लवासा सर, हैं वहाँ शरद पवार बैठे हैं, यहाँ नरसिम्हा राव बैठे हैं, बिना महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से सांसद आते हैं, बिना CMO पॉलिटिक्स का के तो हो ही प्रेशर नहीं है। सकता ना। फिर नहीं, रेबेका आप है, नहीं कहेंगे इसलिए मैंने सोचा कि मैं कह दूं अपने दर्शकों उन सबके बीच में रेबेका है। को। रेबेका है, बता दीजिए देवी जी। तो वो दूसरा एक बात है, Yes, ये आप Professor जो Morris. पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि ये इससे पहले जब ये पूरा एनरॉन की केस चल रहा था, हमने उनका स्टडी किया था। देखो गवर्नमेंट का गलती ये थी कि उनको इनका जो रिटर्न कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है जानते नहीं थे, तो उन्होंने इनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क 2 बार दे दिया, डबल काउंटिंग कर दिया, और उन्होंने इनको ये जो 16% की बात हुई, दैट दे गेव एट 68.5% प्लांट लोड फैक्टर। या आप प्लांट को अगर 68% पे चला दिए फिर भी आपको 16% डबल गारंटी फॉरेन एक्सचेंज पे मिल जाएगा। तो अभी आप इसको पूरा ठीक तरह से कैलकुलेट किया गया है, तो एनरॉन को 32% मिलने वाला है उनके इक्विटी में। अभी देखो हमारे वर्ल्ड क्लास कंपनी NTPC, हाँ, उसको हम 12% दे रहा है और एनरॉन को हम 32% दे रहा है। इसका कारण क्या है? 16% देते। हाँ 16, बट इफ यू वर्क आउट कि एनरॉन 80% प्लांट लोड फैक्टर अचीव करेगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनरॉन विल अर्न 32%। हाँ, तो ये हो रहा था और गवर्नमेंट ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। ओके, जब ये मैटर मिस्टर हल्दिया के पास आ गया वो बहुत देर हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट तो सब साइन कर लिया, सिर्फ काउंटर गारंटी की बात है। तो उन्होंने ये जो क्लॉज उसको चेंज किया, इस कारण से हम एज अ कंट्री बहुत सारे करोड़ों बचा दिए। तो वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो टेक्निकल चीज़ें थी उस पावर परचेज एग्रीमेंट में, उससे वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों हम काउंटर गारंटी करें, ये तो एक पावर परचेज एग्रीमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी नुक्स है। लेकिन अब इस स्थिति में भारत सरकार तो थी नहीं कि आप पावर परचेज एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करिए, बिकॉज इट्स बिटवीन द MSEB एंड द पावर प्रोड्यूसर, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको गारंटी कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें रिवोक करना भारत सरकार के बस की नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो प्रेशर डाला भारत सरकार के ऊपर कि काउंटर गारंटी दो, तो अब हल्दिया साहब का ये हुनर समझिए कि उन्होंने कहा कि भाई इस मुश्किल रास्ते से भारत सरकार को कैसे बचाया जाए। तो खैर बहुत सारी उसकी बातें हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक तो इसका जो भारत सरकार काउंटर गारंटी करेगी ये सिर्फ डेट ड्यू पे करेगी, एंड दैट विल ऑल्सो बी लिमिटेड कि आपको जो आप एनरॉन ने बिजली बेचने का जो बिल रेज किया है, क्या वो वैलिडली ड्यू है या नहीं। ड्यू नहीं है, वैलिडली ड्यू है या नहीं। तो जब ये सब किस्सा हुआ कि MSEB ने उनको पेमेंट नहीं की, फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी इन्वोक की, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पैसे नहीं दिए। इस बीच सरकार बदल गई, शिवसेना भाजपा युद्ध सरकार आ गई, मनोहर जोशी CM बन गए, नए सिरे से सौदेबाजी शुरू हुई, फिर लिटिगेशन शुरू हुए, कुल मिला के रायता गया फैल। जी, तो भारत सरकार की उन्होंने काउंटर गारंटी इन्वोक की। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ड्यू जो आप कह रहे हो कि हमारा ड्यू है, ये वैलिडली ड्यू है या नहीं, पहले तो ये बताओ, तब हमारी काउंटर गारंटी इन्वोक करने की बात आएगी। तो खैर कुल मिला के वो बड़ा लंबा एक पेचीदा, रेबेका अभी तक नहीं आई किस्से में, दर्शक कहेंगे 2 बार जिक्र कर दिया। अब ये देवी जी एनरॉन की सर्वे सर्वा थी। जी जी, ये थी उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव थी, और वो अपने वकीलों के साथ वहाँ आती थी, और वो उन
बैटरी ऑफ लॉयर्स बड़े काले वाले कोट पहन के आते थे और पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर उनको पैसे मिलते थे। जो कंपनी है वो कैलिफोर्निया इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को भी कोलैप्स कर चुकी थी। तो अब उनके साथ हमारे 1-2-3 ऑफिसर हल्दिया साहब जूझते थे। बट देखिए उनका जो अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, वो ये नहीं कहते थे कि अरे अरे ये हम नहीं करेंगे, वो कहेंगे अच्छा आप ये मांग रहे हो हम ये दे सकते हैं आपको। तो ये उनका और बाद नेगोशिएशन में उस्ताद थे। तो ये मैंने मतलब आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग कि उनसे हमने ये सीखा कि नेगोशिएशन में आप किसी भी चीज़ को मना मत करो, सीधे। हाँ, आपके सामने जो चीज़ आती है उनको आप एक विकल्प दो कि इसको सोचो, फिर वो रिजेक्ट करे तो दूसरा विकल्प दो, देते रहो, जितने विकल्प दे सकते हो उसकी बात नहीं माननी है। बट ये नहीं कहना कि हम नहीं करना चाहते, हम You have करना to appear solution driven. इसमें उन्होंने एक बात हमको और सिखाई, ये एग्रीमेंट वाली बात जो बता रहे हैं कि कभी कोई एग्रीमेंट बनाना है तो यू शुड टेक द लीड, देन द अदर पर्सन हैज टू रिएक्ट टू योर एग्रीमेंट। अगर उसका एग्रीमेंट आएगा तो आपको आप 25 प्रीमाइस तय कर रहे हो पहले ही, हाँ, अगर you are आपको taking- 25 चीज़ चेंज करने को कहोगे तो वो बुरा मानेगा, तो आप पहले ड्राफ्ट बना के उसको करा। अच्छा, ये इन सब के बीच में वो कॉपीराइट वाला मसला कहाँ से आया? बताइए, आप बताइए। प्रोफेसर मॉरिस कौन बताएगा? ये पृथ्वी बताइए। ब्रीफली ये है कि ये सारा काम उन्होंने, जैसे आपने कहा कि तनख्वाह लेते नहीं थे, जो पीएम फंड में जाता था, और ये सुबह वो 7:30 बजे उठते थे और रात को करीब 11 बजे तक काम करते थे रोज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ डे ऑफ द वीक, हॉलीडेज एक्सेट्रा। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी मीटिंग चलती थी फ़ोन पर, चलते जा रहे उनकी वॉकिंग हो जाती थी और वो फ़ोन पे मीटिंग्स किया करते थे। तो ये जब उन्होंने एग्रीमेंट जब लिखा तो कौन सा एग्रीमेंट? मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जो पहला लिखा, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, MCA। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने वक्त पे अपने दिमाग से बिना पैसे लिए लिखा है, तो इस पे तो मेरा अधिकार है। तो सरकार में तो हंगामा हो गया इसके ऊपर, और ये एक ब्यूरोक्रेट जो उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका कॉपीराइट मांगा है। तो बड़ी फाइलें बनी, बड़े मंत्रालयों में घूमी, फाइनली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची, एंड देन दे एक्सेप्टेड। कौन थे प्राइम मिनिस्टर तब? मनमोहन सिंह जी। अच्छा, ये 2003-4 की बात की है। मेरे को साल तो याद नहीं रहेगा, थोड़ी मेमोरी आजकल ख़राब है, पर सर इससे ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से पहले की बात है या बात की? क्योंकि वो तो उसके बाद की है, उसके बाद की बात। हाँ, तो फिर उसके यूपी बाद का की टाइम बात। होगा। नहीं, उनकी एक बात इस किससे याद आ गई कि वो आए जब मसूरी में थे एकेडमी में, तो एक अवार्ड होता था फॉर द बेस्ट प्रोफेशनर। हाँ, उस पे आएंगे, वो एक दिलचस्प किस्सा है। विल कम टू दैट। ये कॉपीराइट वाला तो निपटा लेते हैं। कॉपीराइट पे फाइनली उनको वो चिट्ठी मिली कि ही हैज़ द कॉपीराइट। बड़ा उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुआ मेरे अखबार। ख्याल से ये ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा मतलब होगा। हाँ, कभी हाँ, और मतलब मेरे ख्याल उनका नजरिया ये था कि ये काम मैंने एज अ पब्लिक सरकार यूज कर सकती है इसको। एज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क नहीं किया है। मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट ने नहीं दिया ये मैंने अपने निजी तौर पर अपनी जो कैपेबिलिटीज है और अपनी डिलीजेंस करके एंड ये मैंने SOP बनाया है। और हाँ, वो बीच में जैसे गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे भी चले गए थे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उनका लॉजिक यही था, और उन्होंने कहा सरकार इस्तेमाल कर सकती है, सरकार को कॉपीराइट दे रहा है, पर सरकार सरकार इस्तेमाल यूज करे अपने आई सारे डोंट वांट department। इट टू बी मिसयूज्ड बाय अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। नो, उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि दरियागंज या बांग्लादेश में बैठा कोई ऑथर बिल्कुल। इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को Property क्लेम ना ना कर ले। और हमेशा देखिए उन्होंने क्या किया है, वो बनाते थे मॉडल डॉक्यूमेंट, तो मॉडल स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के कैसे आप रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन बुलाएं। अगर सरकार को ये किताब खरीदनी है, इसकी 10 लाख कॉपियां खरीदनी है, तो किस तरीके से टेंडर फ्लोट करना चाहिए, कौन उसमें बिड डाल सकता है, कैसे सिलेक्शन हो और सिलेक्शन कितना ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि जो लोग सिलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं वो अपने हिस्से की बदमाशी ना कर पाए और टैक्स पेयर्स का जितना मैक्सिमम पैसा बच सकता है वो पैसा बचे। यही था। बिल्कुल। और मतलब उनका देखिए ये मानना था कि सरकार की जिम्मेदारी है कोई काम करने की। फर्ज करो अस्पताल बनाना है, सरकार की जिम्मेदारी है, या रोड पे आपके ट्रैफिक चल रही है, रोड बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।
अब सरकार अपनी जिम्मेदारी और इख्तियार, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई आप चार्जेस लगाते हैं तो सरकार ही लगा सकती है, प्राइवेट आदमी नहीं कह सकता कि आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी और अधिकार एक प्राइवेट आदमी को दे रही है। प्राइवेट आदमी काम करता है प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की रहे, प्राइवेट सेक्टर का जो बेनिफिट है वो मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ठीक है प्रॉफिट बनाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट ना करे। हाँ, और जैसा एनरॉन के केस में देखा और था। इस सारी आखिर ये सब चीज क्यों हो रही है? टू सर्व द पब्लिक। टू सर्व द पब्लिक। तो पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व करना चाहिए इसमें। आई थिंक ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती थी, एंड अकॉर्डिंग टू मी द अपर मोस्ट इंटरेस्ट ही हैड इन माइंड वाज पब्लिक इंटरेस्ट, कि भैया आप सरकार को बेवकूफ़ मत नहीं बना सकते। अगर सरकार नालायक के है, केस में बनाया, अगर सरकार नालायक है, अगर सरकार करप्ट है, तो उसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। लिहाजा आपकी रिलेशनशिप एक इकरारनामे से होनी चाहिए और वो एकदम ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आत्ममुग्ध सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए किसी सरकार में और अचानक से NHAI का कर्ज बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही चला जाए, जिसके बारे में किताब में संकेत भर किया गया है, लेकिन टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सब चीज़ें मैं ही बोल दूंगा तो असहज भी हो जाएंगे लोग। प्रोफेसर मॉरिस, आई विल कम टू दैट 73 मेडल वाला थिंग। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर बड़ा जोर दिया गया है, इसमें किताब में बहुत सारे प्रसंग हैं, पर क्योंकि ये सड़क बिजली ये हम सबसे रोज़मर्रा की चीज़ है, हम और आप बात कर रहे हैं, एक सड़क से चल के आए और बिजली के नीचे बैठे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये मंच से भी कहा गया, किताब में भी लिखा गया कि उसका लेटर और इंटेंट के साथ उसको अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। और लवासा साहब ने लिखा कि किस तरह से ये जब हरियाणा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तब ये उनको बुला के कि हाँ भाई जो तुम्हारी प्रॉब्लम ये समझाएंगे। तो वो था क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और उसके पीछे की मंशा क्या थी? ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इस पे एक नया दिशा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया। इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटाइजेशन बोलते हैं। तो इसको ओपन एक्सेस कॉमन कैरियर मॉडल पे तैयार किया। इसका मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को एटलीस्ट 3 लेवल्स पे डिवाइड किया जाए। तो ट्रांसमिशन जो है उसको इंडिपेंडेंट कॉमन कैरियर बना दिया। तो इस पे क्या होता है कि जनरेशन कैन बी डीरेगुलेटेड। जनरेशन को रेगुलेट करने की अभी जरूरत नहीं है, वो फ्रीली बिड कर सकते हैं सप्लायर्स बायर्स के साथ, यूजिंग द ट्रांसमिशन एज अ रोड। जैसे आप रोड पे चलते तो इसको कॉमन कैरियर मॉडल बोलते हैं। तो यू कैन नाउ मेक पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का मेजर सेक्टर लाइक जनरेशन कॉम्पिटिटिव और सप्लाई कॉम्पिटिटिव। ये दोनों हो सकता है। इससे कस्टमर को फायदा होगा, जैसे टेलीकॉम में बहुत फायदा हो सकता है, ये ठीक तरह से किया गया है। तो 2003 जो एक्ट है वो इसका फर्स्ट सेकंड स्टेज तक ले गया। ओके, और लेकिन फिर भी उसका पूरा बेनिफिट नहीं आया अभी तक नहीं आया। इसका कारण ये है कि ओपन एक्सेस इज अ नेसेसरी कंडीशन, और ओपन एक्सेस टू ट्रांसमिशन बाय ऑल प्रोक्योरर्स। जो भी अभी आप एक बड़े कारखाना चला रहे हैं तो आपको ओपन एक्सेस होना चाहिए, कहीं से भी खरीदा। इसको और ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको फोन पर बात करनी है, आप कौन सी कंपनी का फोन खरीदेंगे और कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर की उसमें सिम डलवाएंगे, ये आप तय करते हैं। कोई एयरटेल कह रहा है उनका अच्छा है, वोडाफोन कह रहा है उनका अच्छा है, जियो कह रहा है उनका अच्छा, और जो पहले प्लेयर थे। इसी तरह का बिजली में चाहते हैं? हाँ, इसी तरफ का। लेकिन बिजली में कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एक ही ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उसको सबके लिए एक्सेस होना चाहिए। तो मैं अगर एक कंपनी हूँ, पावर खरीदना हूँ, तो मैं ट्रांसमिशन रेट रेगुलेटेड पे करके, लेकिन मैं नेगोशिएट करके कोई भी कंपनी पे जा करके इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता हूँ। इसी लेवल पे कोई भी जनरेशन कंपनी 10 कंपनी के साथ बात करके उनको बेच सकते हैं, 10 डिस्कॉम के साथ। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मेरा गांव है चमारी, जिला है जालौन। अब मेरे गांव में ट्रांसफार्मर लगा है। प्रोफेसर साहब जो इतना मुझे समझ में आया ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कंपनी एक्स ने ठेका ले लिया कि हम जिला जालौन में सब गाँव में बिजली देंगे,
मतलब जो एंड कस्टमर सप्लाई है। अब वो किससे खरीद कर लाते हैं ये उनके ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी कि सबको बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, कोई डिफॉल्ट हो तुरंत करेक्ट हो, सब लोग बिल दें, नल है, वो उनका अपना प्रॉफिट लॉस उससे है। पर उनको ये छूट रहेगी, वो किसी से भी खरीद सकते हैं बिजली। और जो ट्रांसमिशन है, यानी उन्होंने खरीदी, मान लीजिए उन्होंने जो खरीदी वो बन रही है उत्तराखंड में बिजली फॉर एग्जाम्पल, तो उत्तराखंड से जालौन तक आने के लिए जो ट्रांसमिशन है वो सबके लिए कॉमन अवेलेबल हो, उसका एक फिक्स रेट हो। यही है, यही इसका नहीं सौरभ, इससे एक स्टेप और आगे डिस्ट्रीब्यूशन में वो ये है, स्टेप इस तरह से आगे है कि मिसाल के तौर पर आपकी एक फैक्ट्री है जी, ठीक है, और आपका जो लोड है, फर्ज करिए 1 मेगावाट जितना आपका लोड है कि इतनी मुझे बिजली चाहिए। तो उस ओपन एक्सेस में ये कहा गया था कि ये जो बड़े कंज्यूमर हैं, तो अगर मैं आज दिल्ली में या हरियाणा में मेरी फैक्ट्री है तो मेरे ऊपर ये पाबंदी है कि मैं वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसी के ज़रिए बिजली खरीदूंगा या उसी से बिजली खरीदूंगा। ओपन एक्सेस का ये था कि भाई मैं इतना बड़ा कंज्यूमर हूँ, मेरी मर्जी मार्केट में जिससे मर्जी बिजली लूँ, जहाँ सस्ती मिल जाए, जहाँ मिल जाए। तो मुझे ये छूट होनी चाहिए कि मैं किसी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं, और वो जब बिजली सप्लाई करेगा मुझे, तो जाहिर है कि वो जो तार है वो या तो पावर ग्रिड की या जो भी इंटरस्टेट ट्रांसमीटर है उसकी यूज़ करेगा, या स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की या स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी की भी पावर लाइनें यूज़ करेगा जी। तो उसके जो चार्जेस हैं बिजली को इधर से उधर ले आने के, वो एक रेगुलेटर फिक्स करता है। उसमें किसी, क्योंकि वो एक मोनोपोली सर्विस है, लेकिन उसमें ये ओपन एक्सेस का मतलब ये है कि मुझे एज ए कंज्यूमर छूट है, क्योंकि मैं इतना बड़ा कंज्यूमर हूँ कि मैं किसी से बिजली ले सकता हूँ, और वो आदमी मुझे दे सकता है एज ए रेगुलेटेड ट्रांसमिशन टैरिफ। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अभी इस पे क्या हुआ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है अगर पूरा रिफॉर्म करना है, और अभी इसका काउंटर एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि देखो ये जो इंडस्ट्री है उनका टैरिफ तो बहुत ज़्यादा है, हमने रेगुलेट करके रखा है, तो वो कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए भी एक सोच था और वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि इसका जो क्रॉस सब्सिडी है उसको डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। ओके, तो उतना तो इंडस्ट्री लेकिन ट्रांसपेरेंटली पे करेगी। नहीं गुरुजी ये जटिल हो गया तो नहीं, और आसान मैं अगर इंडस्ट्री आपकी हूँ, टॉफी बनाने की एक मैं अगर इंडस्ट्री हूँ, मैं इनसे खरीद लिया जी, क्योंकि ये चीपर है इनसे, हाँ, लेकिन मुझे एक स्टैंडर्ड चार्ज पे करना है एडिशनल, क्योंकि मेरे पैसों से बहुत सारे एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स वगैरह को अभी चला रहा है, तो उनके लिए टैरिफ शॉक ना हो, इसलिए एक क्रॉस सब्सिडी चार्ज का भी फैसिलिटी, मतलब वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो उतना वो सब्सिडी वो देंगे। मतलब मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, 7 रुपये एक बिजली के 1 यूनिट के देता हूँ, और जो जिसका घर में बिजली आती है उसकी 3 रुपये की आती है, जो खेती में लेता है वो 50 पैसे में देता है। तो मेरे से जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कमाती है वो कम हो जाएगा अगर मैं किसी और से ले लूँ बिजली, क्योंकि मैं 7 रुपये नहीं दूंगा। फिर वो 50 पैसे में किसान को कैसे देगा? ठीक है, तो उसके लिए अभी भी एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। तो इस ओपन एक्सेस में ये कहा गया था कि रेगुलेटर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज फिक्स कर देगा अगर आप बाहर से बिजली लेते हैं। अच्छा, तो अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक चुंगी लगा दी एक्स्ट्रा, हाँ, ताकि उसका घाटा ना हो। तो 4 रुपए में अगर मैंने उसकी जरूरत भी थे फॉर अ ट्रांजिशन, लेकिन एक्ट में ये भी बताया कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है वो गिरते जाएगा विद टाइम। ओके, ये भी, और ये रेगुलेटर का काम था कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज कैसे फिक्स किया जाए वगैरह। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट थे स्टेट लेवल पे, वो ट्रांसमिशन को इंडिपेंडेंटली नहीं चलाया। ओके, और ये तो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट था। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के ये बड़े रिफॉर्म्स में से बड़े, एक था, ट्रांसमिशन। दूसरा ये है कि हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी कॉम्पिटिटिव बिडिंग से ही प्रोक्योर करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूल करके इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी 4 कंपनियां हैं, साउथ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको रेवेन्यू मिल जाते, ज़्यादातर उनका डिमांड इंडस्ट्री और हाउस होल्ड से है, लेकिन नॉर्थ गुजरात में ज़्यादातर डिमांड एग्रीकल्चर से। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया
कि जो एग्रीकल्चरल कंपनी है उनको 4 आना में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दे गया और यहां उनको 6 रुपया में दे दिया, तो दोनों का प्रॉफिट एक ही लग रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उनको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया और इसके कारण पूरा बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का नहीं हुआ और बहुत सारे डिले हो गया ओपन एक्सेस को डिक्लेयर करने के लिए। अभी गवर्नमेंट्स ने डिक्लेयर भी कर दिया हम ओपन एक्सेस दे देते, लेकिन वो क्या करेंगे, ठीक है आप अप्लाई करो, तो आप अप्लाई कर दिया, फिर बताते हैं कि नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट है। अगर है नहीं भी है तो बोल देते हैं। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को दबा के रखा गया, कानून बना दिया है लेकिन लागू नहीं कर रहे। लेकिन कानून, इसलिए पूरा बेनिफिट नहीं हुआ है। थोड़ा समय की कमी है मेरी तरफ से नहीं, इससे पहले कि आप दर्शक दरीरा दें कि इतनी बढ़िया बातचीत हो रही, कट शॉट क्यों कर रहे हो, इन सब विद्वानों को जाना है, बहुत अलग अलग देशों और शहरों से आए हैं। ये गजेंद्र हल्दिया इंसान कैसे हैं, रिफॉर्मर कैसे हैं, थोड़ा आप किताब में भी पढ़िएगा। ऐसे बहुत सारे ब्यौरे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, कंटेनर के, जो मधेपुरा में रेल कोच वाली फैक्ट्री है, उन सब के बहुत सारे प्रसंग हैं जो हम लोगों को लगता है ना, ये जो बाबू लोग बैठे हुए हैं दिल्ली विल्ली में, ये लोग क्या सब ऐसी दस्तखत घुमाते हैं या खूब ऐसे दांव पेच में भी लगे रहते हैं ताकि हमारे और आपके हित संरक्षित रहें। ये अड़ी का जो इनका किस्सा है, जो आपके भाई साहब के व्यक्तित्व का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। लाल बहादुर शास्त्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग की अकेडमी है, जिसको आजकल के नौजवान लबासना कहते हैं, हालांकि हमको पुराने ब्यूरोक्रेट्स ने बताया हमारे ज़माने में लबासना नहीं कहते थे, अकेडमी बोलते थे, एक ग्रेस था। तो ये 1973 के गोल्ड मेडलिस्ट का जो किस्सा है, जो फिर उनको बहुत बाद में 2000 के बाद एक समारोह में एनुअल में दिया गया, वो क्या किस्सा है? उसके पहले 2 छोटी चीज़ें और बताना चाहूँगा। जी भाई साहब। ट्रांसपेरेंसी जो बात हुई वो उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी अपनी ज़िंदगी में और जो भी काम करते थे, इसीलिए उनको झूठ बर्दाश्त नहीं था। घर में, दोस्तों में, कहीं पे भी अगर कोई उनको मालूम पड़ेगा झूठ बोल रहा है तो एक बार शायद माफ़ कर देंगे, दूसरी बार अगर पकड़ा गया तो वो उनकी ज़िंदगी की लिस्ट से हट ही जाता था वो आदमी। ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल मैन। दूसरा एक जो छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जयपुर से अजमेर जाते थे स्कूल, तो पापा कार में लेके जाते थे, तो हमको जयपुर से किशनगढ़ के आगे है अजमेर, किशनगढ़ पहुंचने में 2.5, 3, 3.5 घंटे लग जाते। कभी गाय आ गई, ट्रैक्टर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जब भाई साहब के मॉडल पे जब वो हाईवे बना और जो जयपुर टू किशनगढ़ पहला 6 और जो मैं जब उस पर ड्राइव किया, मैंने कहा वाह साहब। तो मैं भाई साहब को फ़ोन करके कहा, और जब भी अब हाईवे पे जाता हूँ तो उनको सबसे पहले उनको याद करता हूँ। रही मेडल की बात, तो एकेडमी में बेस्ट प्रोबेशनर का अवार्ड दिया जाता है। एक व्यक्ति को मिलता है गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल एक व्यक्ति को मिलता है, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल का। तो वो उसके लिए उन्होंने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, उस पैरामीटर्स के बेसिस पे पढ़ाई, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, इस बेसिस पे जो नंबर 1 आएगा उसको दे दिया जाएगा। उस साल जिस साल भाई साहब पास हुए, बैच ऑफ 1973, तो वो अवार्ड उनको नहीं, उनको मालूम था कि सबसे ज़्यादा नंबर उनके हैं, पर वो अवार्ड उनको नहीं, मेडल उनको नहीं दिया। जो चौथे नंबर पर था उसको दे दिया। और उसका जो रीज़न पूछा गया तो रीज़न नहीं बताया गया कि नहीं, उसके अलावा उन पैरामीटर्स के अलावा भी और पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पैरामीटर्स बताइए आप। वो उसके ऊपर ओपेकनेस थी पूरी। तो वो इतने उस बात से नाराज़ थे कि आप रीज़न भी नहीं बता रहे, मैं बेस्ट परफॉर्मर भी हूँ और गोल्ड मेडल आप किसी और को दे रहे हैं। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, और जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल मेरे पास है, कहाँ तक उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी कि भाई या तो आप इस मेडल 31 साल के लगभग मुकदमेबाजी चली, यूं समझ लीजिए, या तो आप कहिए साहब मेडल जिसका डायरेक्टर का मन आएगा उसको दे दिया जाएगा, खत्म हुई बात। लिखित में लिख के दो हमको। हाँ। बात है, लिखित में बताओ। अगर आप कह रहे पैरामीटर्स हैं तो फिर वो पैरामीटर पे चलना पड़ेगा, उसके अंदर फिर कोई आप नहीं कर सकते हो। एंड फाइनली आफ्टर अबाउट 25, आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ ईयर्स, ही वॉज इन्वाइटेड बाय द अकेडमी कि साहब गलती हो गई, और मेरे पास चिट्ठियाँ हैं 2-3 जो कि सरकार डिफेंड कर रही है अपना डिसीजन। ऐसे मतलब वाहियात रीज़न दिए हैं उसके अंदर कि हम इसलिए नहीं दिया आपको, उसको पब्लिश करें तो एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, पर वो पीछे पड़े रहे। फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोट टू माई लेटर कि वी आर डिलाइटेड टू ऑनर यू विद द गोल्ड मेडल, इस तारीख को आप अकेडमी आइए और आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो फाइनली इस बात की कि भाई ऑब्जेक्टिविटी, वही बात आ गई, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस इन एवरीथिंग इन लाइफ। तो अगर मेरे को ही अफेक्ट कर रहे तो मैं छोड़ क्यों दूँ उसको।
मैं बेस्ट प्रोफेशनल हूँ तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जितनी भी बातें उनके बारे में कही, और चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जी। और ख़ास तौर से ये वाला किस्सा जो बताया, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्वेंट के या किसी के भी काम करने के 3 पहलू हैं, और वो तीनों अगर ना हो तो आप वो सब नहीं कर सकते जो गजेंद्र हल्दिया साहब ने किया। एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि भाई आपकी सोच में लोच तो नहीं है, आप किसी का एजेंडा तो नहीं परस्यू कर रहे, क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है, क्लैरिटी। तो ये एकदम उनको क्लियर था कि मैं सोच एकदम क्लियर थी। लेकिन मुझे ये लगता है और मेरा ये तजुर्बा है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड से बात नहीं बनती, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। तो वो कन्विक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे। कन्विक्शन से भी बात नहीं बनती, यू शुड हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शन। क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड करेज। तो ये अब ठीक है, उनको क्लियर क्लैरिटी थी कि भाई ये गोल्ड मेडल आप ऐसे कैसे दे सकते हो, आपने एक पैरामीटर्स बनाए। ही वॉज कन्विंस्ड दैट व्हाट ही इज चेजिंग इज अ राइट कॉज, एंड देन ही हैड द गट्स। ये नहीं कि अरे छोड़ो यार नहीं मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल इसी अंदर मेरे को उनका एक सेंटेंस है कि आई विल नॉट डू रॉन्ग टू एनीबडी बट आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू डू रॉन्ग टू मी। तो ये, और मेरे को आप फिर से मतलब सॉरी नहीं, बात काट रहा राज, you हूँ, can लेकिन keep going on. क्योंकि शुरू में मैंने कहा ना कि उनका एक शेर, तो उनको देख के मुझे हमेशा एक शेर गालिब का याद आता है कि इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। मतलब मेरे पाँव में छाले थे, मैं तो घबरा रहा था, लेकिन जितने कांटे रास्ते में दिखे तो मुझे और मज़ा आया। एंड ही वुड never be scared by the difficulties or the formidable challenge which was before him. तो वो कहते हैं ठीक है, we can grapple with this challenge. सोचो ठीक से, तसल्ली से सोचो। और तभी मैंने कहा कि वो तर्क और तरीका और तसल्ली 3 चीज़ें उनके अहम थी। And I think that is, according to me, that is why he was able to do what he did. और एक आखिरी में आप जरा अपने पिताजी का वो शेर सुना दें जो आपने किताब में लिखा है, तो बात मुकम्मल हो। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और सुना दूं मैं आपको कि क्लैरिटी के साथ साथ क्लीनलीनेस के पर बहुत जोर था। हाँ, जो ट्रांसपेरेंसी, ये क्लीन पर्सनल, हाँ मतलब कपड़े में स्टार्च किए हुए लिनन के कपड़े, झक सफेद, उनकी प्लेट में कोई खाना ना खाए, और अति करीबी परिजनों को छोड़कर कोई उनके बिस्तर पे भी ना बैठे। साफ कहना, खुश रहना। अपनी चद्दर लेके जाते थे भाई साहब। तो 3 साल के थे, 4 साल के थे, तो हमारे पिताजी को बहुत शेर व शायरी का शौक था, इसलिए पूरे परिवार में भी आ गया। तो वो एक शेर हमको सुनाया करते थे, फिर बुलवाया करते थे कि बोलो इसको, पढ़ो। तो वो शेर उसकी गज़ल है पूरी, उसके जो 2 शेर है मैं आपको पेश करता हूँ। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, इफ़ यू पैशन इन योर हार्ट, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, और मंजिल की तरफ 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। आई हैव टू जस्ट टेक 2 स्टेप्स। और फिर एक इसके आगे की 2 लाइनें भी सिखाई जाती थी हमको, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड ही एंड वी ऑल फॉलोड दैट कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड यू। आप ये मत सोचिए आप सर्वे सर्वा हैं, आप एफर्ट करिए, पैशन करिए, ऑनेस्टी से करिए। तो उसके अगले, उस गज़ल के अगले 2 शेर हैं कि किश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, किश्ती का खुदा खुद हाफिज है, मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। क्या बात। और मतलब मैं पूरे श्योरिटी से ये बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सिविल सर्वेंट होगा जिसके कंट्रीब्यूशन पे और लोगों ने एक किताब बनाई है। लोग अपना कंट्रीब्यूशन तो खुद लिखते हैं कि जी मैंने ये कर दिया। ऑन दैट नोट, अगली दफ़ा जब आप दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएं, अगली दफ़ा जब आपके घर में बिजली का बिल आए जो अपेक्षाकृत रूप से सरलीकृत हो, अगली दफ़ा जब आप हैदराबाद की मेट्रो में सवार हों, अगली दफ़ा जब मध्य प्रदेश के किसी गांव में दुरुस्त हालत में गेहूं पहुंचे,
अगली दफ़ा जब आप NHAI की बनाई किसी सड़क पर चलें और मुतमईन हों कि देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि समाज विज्ञान की कक्षा के पहले ही अध्याय में आपको पढ़ाया गया था सड़कें किसी भी देश की तरक्की की जीवन रेखा होती हैं, तब आप इस शख्सियत को याद कर सकते हैं जो कईयों की नज़र में झक्की था, लेकिन जो उन्हें जानते थे, समझते थे, उनकी नज़र में वो अपनी धुन का पक्का था। नाम उसका आधार कार्ड पर गजेंद्र हल्दिया था। किताब वाला में इतना ही। किन और किताबों पर चर्चा हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। एक आदमी और उसके हाथ में एक किताब, ये उम्मीद से भरी तस्वीर है और ये आपके यकीन को पुख्ता करेगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।